नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? कह रहा है पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। कह रहा है पी क्यू आर एस जो है एक समलंब चतुर्भुज है। कह रहा है कि जहां समानांतर भुजाएं पी क्यू जो है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और एस आर जो है 22 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा कहोगे? हाँ, तो आइए दोस्तों हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है हमारा पी क्यू आर एस। तो मैं उस समलंब चतुर्भुज को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो एक समलंब चतुर्भुज है हमारा पी क्यू आर एस। सबसे पहले मैं उस समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, हो गया, हाँ बना लिया। दोस्तों ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है दोस्तों? ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। दोस्तों ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। एक मिनट और रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए और। ये हमारा दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। हाँ, दोस्तों ये हमारा क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। और इस समलंब चतुर्भुज का मान लीजिए ये वाला जो शीर्ष है, ये वाला जो शीर्ष है ये P है, और ये वाला जो शीर्ष है ये Q है, और ये वाला जो शीर्ष है R है, और ये वाला जो शीर्ष है S है। ठीक है, दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ जानकारी दी गई है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो समानांतर भुजाएं हैं पी क्यू और एस आर, कह रहा है कि इसकी जो समानांतर भुजा है पी क्यू वो 10 सेंटीमीटर है, और जो दूसरी भुजा हमारी एस आर है उसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, कह रहा है ये जो दूरी है, इस दूरी की बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, अगर ये 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? हाँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज हमारा पी क्यू आर एस है, यदि कोई समलंब चतुर्भुज हमारा पी क्यू आर एस है, और उसकी दो समानांतर भुजाएं, उसकी समानांतर भुजाएं पी क्यू और एस आर है, पी क्यू और एस आर है, और उनके बीच की ऊंचाई जो है एच है, एच है। तो ऐसी स्थिति में इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, 1/2 पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस एस आर, पी क्यू प्लस एस आर इंटू एच के बराबर हुए हैं। हाँ, हाँ। अब दोस्तों सारी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, सारी वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ। दोस्तों 1/2 तो वैसे ही रहेगा। दोनों समानांतर भुजाओं का योग है क्या कहोगे? देखिए दोनों समानांतर भुजाओं का योग देखा जाए तो 22 10 32 होता है, 32 है, तो मैंने यहाँ पर 32 लिख दिया। अच्छा, ऊंचाई क्या है? दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? देखिए दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 15 है, तो 15 लिख दिया। दो से अगर 32 काटता हूं तो 16 आएगा, और 15 की मल्टीप्लाई जब 16 से करूंगा तो क्या आएगा? देखिए 15 15 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे 225 आएगा, 225 आएगा। उससे 15 आप जोड़ोगे तो 240 आएगा। हाँ कि ना? हो गया, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या है? 200। इस समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना? हाँ। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे यही एरिया पूछा था। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो हमारा समलंब चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल जो होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई हुई। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एस चतुर्भुज में, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ये चतुर्भुज हटा देते हैं। अब सही है। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू जो है समानांतर है एस आर के। कह रहा है यदि इसकी भुजाओं की लंबाई पी क्यू जो है 7 सेंटीमीटर है, एस आर जो है 15 है, और पी एस जो है 8 है, और क्यू आर जो है 10 है, तो इसके विकर्णों के वर्ग का योग क्या होगा? इसके विकर्णों का वर्ग का योग क्या होगा? मतलब पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर का
का योग क्या होगा। हाँ, तो आइए दोस्तों हम इस समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का योग निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज हमारा है पी क्यू आर एस। दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है हमारा पी क्यू आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस को यहाँ पर बना लिया। दोस्तों हमसे कह रहा है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, इसकी जो दोनों समांतर भुज इसकी कह रहा है ये जो समलंब चतुर्भुज हमारा पी क्यू आर एस है, इसमें पी क्यू जो है एस आर के समांतर है। ठीक है, समांतर है, अच्छी बात है। आगे कह रहा है कि इसकी जो भुजा है पी क्यू, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ठीक है जी, 7 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि जो एस आर है उसकी लंबाई 15 है। मैंने कहा ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि जो पी एस है, जो तिर्यक रेखा हमारी है, तिर्यक वाली है, असमांतर भुजाएं हैं, उसकी लंबाई कह रहा है। कह रहा है ये जो हमारी है 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो हमारा क्यू आर है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि तब बताइए इसके विकर्णों के वर्ग का योग क्या होगा। ये मतलब ये जो विकर्ण हमारा पी आर है और ये जो हमारा विकर्ण एस क्यू है, इनके वर्गों का योग क्या होगा। कह रहा है ये जो विकर्ण हमारा पी आर है और ये जो हमारा विकर्ण एस क्यू है या क्यू एस है, इसके वर्गों का योग होगा क्या। हाँ, तो आइए पता करने की कोशिश करें। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज हमारा पी क्यू आर एस है, और उसका एक विकर्ण हमारा पी आर है और दूसरा विकर्ण जो है एस क्यू क्यू एस है, तो ऐसी स्थिति में इनके वर्गों का योग जो होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस है और उसका एक विकर्ण हमारा पी आर है और दूसरा विकर्ण क्यू एस है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर जो होता है पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस प्लस 2 पी क्यू इंटू एस आर के बराबर होता है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस है और उसके एक विकर्ण पी आर है और दूसरा विकर्ण क्यू एस है, तो ऐसी स्थिति में पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस का जो स्क्वायर का योग होगा, पी आर और क्यू एस के स्क्वायर का जो योग होगा वो वास्तव में पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस इन दोनों भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के दुगने के बराबर होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमें क्या निकालना है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके वैल्यू निकालना है तो मुझे यहाँ पर पी एस क्यू आर और टू इसके दोनों समांतर भुजाओं के योग का दुगना यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो पी एस क्या है, तो देखिए पी एस की लंबाई हमारी 8 है, तो 8 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 64 आया हो गया। हम ठीक है, इसी प्रकार क्यू आर क्या है, 10 है और 10 का मैं स्क्वायर करूंगा तो आएगा 100। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों असमांतर भुजाओं का जो सम है, दोनों असमांतर भुजाओं के वर्गों का जो सम है वो क्या है, 100 है। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, सम लिख दिया, प्लस दोनों समांतर भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन का दुगना हमें यहाँ पर लिखना प्लस में कहोगे। हाँ, तो दोनों समांतर भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन है क्या, तो देखिए 15 छक्का 90 होता है, 15 सत्ते 105 होता है, 105 का अगर मैं दुगना करता हूँ तो क्या आएगा, 210 आएगा। क्या आएगा, 210 आएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 164 आता, क्या आएगा, 210 आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 4 आएगा। ठीक है, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। मैंने कहा ठीक है, 7 आएगा और 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके वर्गों का योग जो होगा 374 होगा। क्या होगा, 374। इनके विकर्णों के वर्गों का योग जो होगा वास्तव में 374 होगा। क्या होगा, 374 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी कहोगे। नहीं, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज में दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई जो है, दोनों जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 है और छोटी समांतर भुजा की लंबाई जो है 10 है, तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का योग क्या होगा। विकर्णों का योग पूछा है, यहाँ पर विकर्णों के वर्गों का योग नहीं पूछा है, विकर्णों का योग पूछा है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। दोस्तों समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है कहोगे। हाँ, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है दोस्तों,
तो सबसे पहले मैं उस समलंब चतुर्भुज को यहाँ पर बना दिया। ये कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है जिसका जिसके जिसके दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई 13 है। तो सबसे पहले मैं एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पर बना लिया। जिस समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है क्वेश्चन में, वही समलंब चतुर्भुज मैंने यहाँ पर बना लिया है और उसका नामकरण भी कर दिया है। ठीक है, उसका नामकरण भी कर दिया है। मान लीजिए जो समलंब चतुर्भुज जिस समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है उसका ये वाला शीर्ष P है, ये वाला शीर्ष Q है, ये वाला शीर्ष R है, ये वाला S है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, कह रहा है कि जिसकी दोनों असमांतर भुजाएं, मतलब इस वाली और इस वाली भुजा की बात कर रहा है, कह रहा है कि जिसकी दोनों असमांतर भुजाएं जो है 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 13 है और ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे कह रहा है कि यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 है और छोटी समांतर भुजा जो है 10 है, तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का योग क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि ये जो छोटी समांतर भुजा है, कह रहा है ये जो छोटी समांतर भुजा है, कह रहा है ये जो समांतर भुजाओं में से छोटी समांतर भुजा है, इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि और जो है इसकी इनके जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी अगर 12 है तो इनके विकर्णों का योग क्या होगा, विकर्णों का योग का होगा क्या होगा। हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहाँ पर दूरी, अगर इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 हो, तो यहाँ पर भी 12 होगी, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 होगी, तो मैंने 12 लिख दिया यहाँ पर। एक बात बताइए, ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है और ये वाली जो है इसके समानांतर है। हाँ, हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोनों अगर दोनों आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी, तो यहाँ अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ दोस्तों जब हमारा कर्ण 13 होता है और लंब हमारा 12 होता है, तो हमारा आधार क्या होता है, तो देखिए आधार हमारा 5 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब हम यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ जब हमारा कर्ण 13 होता है, लंब 12 होता है, आधार हमारा 5 होता है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ दोस्तों हमसे पूछा क्या था, तो हमसे कहा था कि ये जो विकर्ण है हमारा, तो हमारा विकर्ण है SQ, जो विकर्ण हमारा SQ है और जो हमारा विकर्ण हमारा PR है, जो हमारा विकर्ण PR है, इनका योग क्या होगा, इनके योग क्या होगा। हाँ, हाँ, हमसे पूछा क्या था, हमसे कह रहा था कि ये जो विकर्ण हमारा है SQ और विकर्ण दूसरा है PR, इनका योग क्या होगा। हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर योग निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर इन विकर्णों का योग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाँ दोस्तों एक बात बताइए, ये हमारा क्या है, एक होगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला हमारा क्या है, लंब है, और ये वाला क्या है, आधार है। आधार देखा जाए तो 15 है। हाँ, आधार देखा जाए तो 15 है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हमारा लंब क्या है, 12 है और आधार क्या है, हमारा 15 है। और आपको चित्र ये बताया कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, ये जो हमारा विकर्ण है, ये हमारा कर्ण कहलाएगा। हो गया दोस्तों, आपको चित्र ये बताया कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वास्तव में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के 225 आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाँ, बोलो हाँ कि ना, कभी हाँ, 9 और 6 369, क्या आया, 369 आया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसका स्क्वायर जो आया, ये जो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर आया वो आया 369। हाँ, तो सबसे बड़ी भुजा अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए इसके वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ये है। तो अगर आपको उस भुजा की लंबाई निकालनी है तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, तो मैं रूट चढ़ा देता हूँ। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो है 369 है। हाँ, दोस्तों इस वाले विकर्ण की लंबाई क्या है, होगा 369 है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अब इस वाले विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारा क्या है, आधार 15 है और हमारा लंब जो है इस वाले त्रिभुज को केवल देखिए, हमारा आधार 15 है और लंब हमारा 12 है, तो इस विकर्ण की लंबाई भी 369 आ गई। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, दोनों विकर्ण क्या है, सेम है। हाँ, तो दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई अगर 369 है तो दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होगी, तो 2√369 होगी। हाँ, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है कि इसके अंदर 9 मौजूद है। हाँ, क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 6 3 9 को भूल जाइए, 6 3 9 होता है और 9 भी 9 से डिवाइड होता है। हो गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये क्या होता है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है।
हाँ, तो मैंने यहाँ पर 9 अगर यहाँ पर मैं क्या अगर मैं इसे 9 के रूप में तोड़ देता हूँ तो यहाँ से बाहर आएगा 9 3 के रूप में कहोगे हम। तो इसे मैं अगर मैं इसे 9 के रूप में तोड़ देता हूँ तो जब ये वर्गमूल से बाहर आएगा 9 तो 3 के रूप में आएगा, तो यहाँ पर होगा 6। लेकिन अंदर क्या हो जाएगा कहोगे, देखिए जब आपने तोड़ा था 9 के रूप में से तो 9 चौक 36, 9 एक 9, तो ये 41 बचा, 9 इंटू 41 हो गया था और 9 तो बाहर आ गया है तो 41 बचा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों विकर्णों का योग जो है वास्तव में 6 अंडर रूट 41 है। क्या है? 6 अंडर रूट 41 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए और आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप फिलहाल देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि एक पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस जो है एक समलंब चतुर्भुज है। हाँ, कह रहा है पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। कह रहा है जिसमें समांतर भुजाएं पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है जिसमें समांतर भुजाएं पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है एस आर जो है 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है एस आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है एम और एन क्रम से समांतर भुजाओं पी एस और क्यू आर के मध्य बिंदु है। कह रहा है चतुर्भुज पी क्यू एन एम और एम एन आर एस के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हो गया। तो आइए तो हम यहाँ पर अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं जिसकी बात कर रहा है, ठीक है, जिसकी बात कर रहा है वहां पर, जिसकी बात कर रहा है उसका अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर है, तो सबसे पहले मैं समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बना तो मैंने लिया है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज कह रहा है जिसमें समांतर भुजाएं पी क्यू जो है 3 है और एस आर जो है 5 है। मतलब छोटी वाली भुजा जो है समांतर भुजाओं में से उसकी लंबाई 3 है और बड़ी जो भुजा है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। बोलो हाँ क्या कहोगे। आगे कह रहा है कि एम और एन जो है समांतर भुजाएं पी एस और क्यू आर के मध्य बिंदु है। मतलब ये जो पी एस है इसका मध्य बिंदु एम है और इसका मध्य बिंदु एन है। हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है पी क्यू एन एम, पी क्यू एन एम, मतलब इन दोनों को मिला दे रहा हूं। कह रहा है कि ये जो पी क्यू एन एम आपको दिख रहा है, ये जो पी क्यू एन एम दिख रहा है इसका, कह रहा है ये जो पी क्यू एन एम पी क्यू एन एम दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, और ये जो हमारा एम एन आर एस ये दिख रहा है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं अनुपात। दोस्तों आपको जो देखिए पता है कि जब किसी समलंब चतुर्भुज में हम समांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो रेखा होती है दोनों समांतर भुजाओं के समांतर होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर इस भुजा और इस भुजा के हम मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं तो ये जो रेखा होगी इसके और इसके समांतर होगी। ये तो बात पता चली, ये हो गई। और आपको ये भी बात बताया कि इस रेखा की जो लंबाई होती है दोनों समांतर भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर होती है। तो इसकी जो लंबाई होगी दोस्तों, इस भुजा की जो लंबाई होगी इसके और इसके जोड़ के आधे के बराबर होगी। मतलब इन दोनों का जोड़ देखा जाए तो 8 है तो इसकी लंबाई जो होगी 4 सेंटीमीटर। दोस्तों ये क्या है मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु है। हाँ, अगर दोस्तों मध्य बिंदु है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये दोनों क्या है समांतर भुजा है। तो ये प्रकार से देखा जाए तो ये समलंब चतुर्भुज है। इसी प्रकार ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये दोनों क्या है समांतर भुजा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भी समलंब चतुर्भुज है। तो ये क्या है मध्य बिंदु है। अगर तो ये मध्य बिंदु है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों इस समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी वास्तव में इन दोनों दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज में इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी वास्तव में इस समलंब चतुर्भुज में उतनी ही दूरी वास्तव में इस समलंब चतुर्भुज में इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। आप ठीक है। तो इस प्रकार देखा है, इसका मतलब यही है कि अगर इसकी दूरी h है, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की इस समलंब चतुर्भुज में इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है, तो ऐसी स्थिति में इस समलंब चतुर्भुज में भी इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है। ठीक है। हमसे पूछा था कि ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका और ये जो समलंब चतुर्भुज है इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब दो समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, तो जब दो समलंब चतुर्भुज के दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है समांतर भुजाओं के योग के अनुपात के बराबर होता है। अगर दोस्तों इन दोनों समलंब चतुर्भुज के दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। क्योंकि समांतर भुजाओं के योग के अनुपात के बराबर होगा।
तो इन दोनों समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के योग का अनुपात है क्या, कहोगे देखिए। पहले समांतर भुजाओं के समांतर भुजा का योग जो है 7 है, और दूसरे समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग देखा जाए तो 9 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के योग का जो अनुपात है 7:9 है। तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा, 7:9 होगा। क्या होगा, 7:9 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी, कॉग्निशन में कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज के आकार वाले खेत की समानांतर भुजाओं का जो अनुपात है 4:5 है। मतलब यदि समानांतर भुजाओं में से छोटी जो समानांतर भुजा है उसकी लंबाई 4 है, तो बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई जो है 5 है। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है इनके बीच है, मतलब जो समानांतर भुजाएं हैं समलंब चतुर्भुज की, उसके उसके बीच कह रहा है। हाँ, कह रहा है जो समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि क्षेत्रफल 900 मीटर स्क्वायर है तो इसकी सबसे बड़ी लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, समानांतर भुजाओं में से सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है खेत, दोस्तों एक खेत है समलंब चतुर्भुज के आकार का। तो सबसे पहले मैंने उस खेत को यहाँ पर बना लिया जो समलंब चतुर्भुज के आकार का। दोस्तों एक खेत है समलंब चतुर्भुज के आकार का, उसे मैंने यहाँ पर बना लिया। मान लीजिए जो समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत है उसका ये वाला शीर्ष P है, ये वाला शीर्ष Q है, ये वाला शीर्ष R है, ये वाला शीर्ष S है। ठीक है, दोस्तों जो खेत है जो समलंब चतुर्भुज के आकार वाला खेत है उसके समानांतर भुजाओं की जो लंबाई है का अनुपात हो 4:5 है। इसका मतलब यही है कि यदि समानांतर भुजाओं में से छोटी समानांतर भुजा की लंबाई जो है 4 यूनिट है, तो बड़ी समानांतर भुजाओं की लंबाई जो है 5 यूनिट है। हाँ, अच्छा 4x मान लीजिए समानांतर भुजाओं में से छोटी समानांतर भुजा की लंबाई 4x है और बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई जो है वो 5x है। 4:5 दिया इनकी लंबाई का अनुपात, तो छोटी भुजा की लंबाई वास्तव में 4x होगी और बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई 5x होगी। कह रहे हैं कि लंबवत दूरी जो है वो वास्तव में 20 है। अभी मैं दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है, बहुत तेजी से आप करोगे। कह रहा है ये जो इनके बीच की दूरी है समानांतर भुजाओं की वो क्या है, 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर है। हाँ, ठीक है। कह रहा है इनका क्षेत्रफल जो है 900 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे ये जो समानांतर भुजा है, दूसरी समानांतर भुजा थी सबसे बड़ी वाली, उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको चित्र ये पता है, कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज हमारा पी क्यू आर एस है और उसकी एक समानांतर भुजा पी क्यू है और उसकी एक भुजा हमारी एस आर है और उनके बीच की दूरी हमारी एच है, तो ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल जो होगा, ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2, दोनों समानांतर भुजाओं का योग मतलब पी क्यू प्लस एस आर मतलब 9x इंटू एच के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो इस संबंध से क्षेत्रफल ये होगा। तो हमारे अनुसार देखा जाए तो ये होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया नहीं 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 900 है। क्या है, 900 है, मतलब ये बराबर है 900। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, सब काटा कुटी लगा देता। इससे कैंसिल हो गए हम, 2 से 2 कैंसिल हो गए हम। 9 से अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 10 मीटर है। हमसे पूछा था कि समानांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5x है। मैंने एक्स की वैल्यू उठा के रख दिया, तो आया 50। मतलब सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई है समानांतर भुजाओं में से उसकी लंबाई 50 मीटर। अब बात आती है क्या मैं बिना फिगर के कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। कैसे, तो जब भी क्षेत्रफल दे, तो जब भी दोनों समानांतर भुजाओं का अनुपात दे और हमें क्षेत्रफल दे और दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे और आपसे छोटी या बड़ी समानांतर भुजाओं में से किसी की लंबाई पूछ जाए, तभी ये प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, जो बीच की दूरी दी गई है, समानांतर भुजाओं की, उसके आधे से आपको क्षेत्रफल को भाग करना है। उसके आधे से क्षेत्रफल कितना दिया है, 900 दिया है, उसके आधे से क्षेत्रफल को भाग करना है। तो 20 का आधा क्या होगा, 10 होगा। मैंने 10 से भाग दिया, तो ये जो निकल कर आया है दोस्तों, ये कुछ और नहीं है, दोनों समानांतर भुजाओं का योग निकल कर आया है। दोनों समानांतर भुजाओं का योग निकल कर आया है।
अगर दोस्तों मैं अपने अनुसार देखता हूँ तो दोनों समानांतर भुजाओं का जो अनुपात है 4:5 है। मतलब देखा जाए तो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई कुल मिलाकर 9 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 90 है, मतलब 9 यूनिट बराबर है 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 10 होगी। हमसे पूछ रहा था सबसे बड़ी भुजा क्या होगी समानांतर भुजाओं में से। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? 5 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 5 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50 मीटर होगी। मतलब मतलब यही है कि इस समानांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो है 50 मीटर। तो आपने खुद देखा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया और वैसे ही जवाब दे दिया। हो गया। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में तो दम नहीं है फिलहाल, ठीक है, इस क्वेश्चन में दम नहीं है। अब दोस्तों ये समलंब चतुर्भुज से जब संबंधित जो क्वेश्चन थे लगभग मैंने खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब 5-6 क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं और ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारा समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कह रहा है पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। कह रहा है जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि त्रिभुज पी ओ एस का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज क्यू ओ आर का क्षेत्रफल होगा 36 होगा, ठीक है। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें डायग्राम तो बनाना जरूरी है, इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम तो बनाना जरूरी है। और आपको तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, मुझे ज्यादा समय लग सकता है, मुझे डायग्राम बनाने में ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर सही से डायग्राम बनाना है तो। लेकिन जब आप कॉपी पे बनाओगे या पेपर में बनाओगे तो आप तो तेजी से मार के निकल जाओगे। आपको तो यही ध्यान रखना है कि हाँ ये समानांतर चतुर्भुज है, चाहे ऐसा बन रहा हो, आपको यही ध्यान रखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ये समानांतर चतुर्भुज का ये जो ये शीर्ष है ये P है और ये वाला शीर्ष Q है और ये वाला शीर्ष R है और ये वाला शीर्ष S है। कह रहा है दोस्तों इसके दोस्तों हम अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि P Q R S एक समानांतर चतुर्भुज। कह रहा है इसके विकर्ण दोनों जो है वो बिंदु पर काटते हैं। कह रहा है इसके दोनों जो विकर्ण है वो बिंदु पर काटते हैं, मतलब यहाँ पर काटते हैं, मतलब यहाँ पर काटते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पीओएस कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 36 वर्ग सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि तब बताइए क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप करो। मैंने आपको बताया था कि जब किसी समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों विकर्ण खींचने पर आमने सामने के त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं और साथ में समरूप होते हैं। इस प्रकार देखा है तो अगर दोनों विकर्ण यहाँ पर खींचे गए हैं तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा और समरूप होगा। और आपको जैसे कि पता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये दोस्तों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्षेत्रफल हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आपको जितने की बताया कि जब किसी समानांतर चतुर्भुज में हम दोनों विकर्ण खींचते हैं तो पूरा क्षेत्रफल जो होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। हाँ। मतलब इस भाग का अगर दोनों इस क्वेश्चन में दोनों विकर्ण ऐसे खींचे गए हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो एरिया है पूरा 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मतलब इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका हो गया होगा, उतना ही एरिया इसका हो गया होगा, उतना ही एरिया इसका हो गया। मतलब देखा जाए तो चार पूरा एरिया जो है 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। उसमें से दोस्तों ये वाला जो एरिया है दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जितना एरिया है उतना ही एरिया ये वाला होगा, उतना ही एरिया ये वाला होगा, उतना ही एरिया ये वाला होगा। हमसे पूछा था ये वाला एरिया कितना होगा? 36 है, तो ये भी तो एरिया 36 होगा। तो इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया कहोगे? हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस की आयत है। कह रहा है कि एम जो है भुजा पी एस का मध्य बिंदु है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एस आर होना चाहिए। एस आर का मध्य बिंदु है, ठीक है। एन जो है पी एस का मध्य बिंदु। अब ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है। कह रहा है एम जो है भुजा एस आर का मध्य बिंदु है। कह रहा है एन जो है भुजा पी एस का मध्य बिंदु है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि तब त्रिभुज क्यू एम एन का क्षेत्रफल और आयत के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आयत के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा क्या? हाँ। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर आयत के शेष
भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर आयत के शेष आइए दोस्तों हम यहाँ पर क्यू एम एन और आयत का जो शेष भाग है उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक आयत आपके सामने बना लिया है। तो मैंने आपके सामने एक आयत बना भी लिया है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक आयत बना लिया है। मान लीजिए इस आयत का ये वाला जो शीर्ष है P है और ये वाला शीर्ष Q है और ये वाला शीर्ष Q है R। ठीक है, तो ये जो हमारा एस आर है, इस एस आर जो है हमारा भुजा है, इसका मध्य बिंदु जो है M है और ये जो पी एस दिख रहा है इसका मध्य बिंदु N है। ठीक है, तो एन और एन जो हमारा पी एस का मध्य बिंदु N है उसे क्यू शीर्ष से मिलाया गया है। हाँ, क्यू शीर्ष से मिलाया गया है। इसी प्रकार क्यू शीर्ष को जो हमारा मध्य बिंदु एस आर का एम है उससे भी मिलाया गया है। उसके बाद एन और एम मध्य बिंदु को भी मिलाया गया है। इस प्रकार दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने कुछ आकृति बना दी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, कह रहा है कि एम जो है एस आर का मध्य बिंदु है, एन जो है पी एस का मध्य बिंदु है। आगे कह रहा है कि त्रिभुज क्यू एम एन कह रहा है इसका और आयत के जो शेष भाग है ये जो हमारा बच रहा है कह रहा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात ये निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया है, दोस्तों मैंने क्या किया, इसके समानांतर, ठीक इसके समानांतर, इस भुजा के समानांतर इस बिंदु, इस मध्य बिंदु से एक रेखा खींची। अगर तो मैं इस मध्य बिंदु से एक रेखा खींच रहा हूँ इसके समानांतर, तो पूरा एरिया जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मैंने खींच दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार तो ये भी तो मध्य बिंदु है। तो हाँ दोस्तों इस भुजा के समानांतर इस मध्य बिंदु से एक मैंने एक रेखा खींची। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर भी मध्य बिंदु से मैंने एक रेखा खींची है और यहाँ पर भी मध्य बिंदु से एक रेखा खींची है। तो ऐसी जितनी ये जो पूरा एरिया है आयत का, ये चार बराबर भागों में बढ़ गया है। मान लीजिए इस आयत का एरिया 16 था। 8 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है। 8 मान लो, मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत। मान लीजिए इस आयत का एरिया जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जब मैंने रेखा खींचा था तो पूरा एरिया दो बराबर भागों में बढ़ गया था। ये वाला जो रेखा खींचा है इस भुजा के समानांतर, तो पूरा एरिया दो बराबर भागों में बढ़ गया। मतलब ये ऊपर का एरिया 4 हो गया और नीचे का भी एरिया 4 हो गया। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि इस ये भी हमारा एक आयत था और इस आयत में ये वाला विकर्ण खींचा जा रहा है, तो पूरा ये जो एरिया है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। पूरा एरिया इसका 4 था, जब इस विकर्ण को खींचा गया तो पूरा एरिया दो बराबर भागों में बढ़ गया। मतलब इसका एरिया 2 हो गया और इसका भी एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, एक बात बताइए, जब हमने इसको खींचा, आप इसे बोलिए, जब हमने केवल इसे खींचा तो पूरा एरिया दो बराबर भागों में बढ़ गया। तो हो गया, पूरा एरिया 4 था, पूरा एरिया 4 था, लेकिन जब दो बराबर भागों में बढ़ गया है तो इस पूरा एरिया हमारा 8 था। जब ये दो बराबर भागों में बढ़ गया तो पूरा एरिया जो है ये जो एरिया 8 था वो 4 के भागों में बढ़ गया होगा। मतलब इसका एरिया 4 हो गया होगा, इसका भी एरिया 4 हो गया होगा। दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप, तो हाँ इसमें इस विकर्ण को खींचा गया तो पूरा एरिया जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो हाँ मतलब दो दो के हिस्से में बढ़ जाएगा। मतलब ये इसका एरिया 2 हो जाएगा, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ तो अगर मैं दोनों विकर्ण को, दोनों ऐसे जो रेखा खींचा हूं, अगर दोस्तों अगर ये भी रेखा खींचो और ये भी रेखा खींचो तो पूरा एरिया 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हो गया, हाँ 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। पूरा एरिया हमारा 8 है, जब 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो प्रत्येक खाने का जो एरिया हो जाएगा वो वास्तव में 2 हो जाएगा। हाँ पुनः इसका भी एरिया 2 हो जाएगा, इसका भी एरिया 2 हो जाएगा, इसका भी एरिया 2 हो जाएगा, इसका भी एरिया 2 हो जाएगा। तो इसका एरिया हमारा 2 हो गया और जब ये विकर्ण खींचा गया तो पूरा एरिया 2 बराबर भागों में बढ़ गया। मतलब एक के हिस्से में बढ़ गया। मतलब इसका भी एरिया 1 हो गया, इसका भी एरिया 1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए, इस पूरे का एरिया क्या है? 2 है। इस पूरे का एरिया क्या है? 2 है। इस पूरे का एरिया क्या है? 2 है, 1 है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा शेष भाग है आयत का, उसका एरिया क्या है? 5 है। और ये जो त्रिभुज है पूरा एरिया हमारा 8 था, उसमें से शेष भाग जो है आयत का उसका एरिया हमारा 5 है। तो ये जो त्रिभुज है हमारा उसका एरिया क्या होगा? 3 होगा। हमसे पूछा था, हमसे करा था कि त्रिभुज का एरिया और जो आयत का शेष भाग है उसके क्षेत्रफल का एरिया क्या होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज और आयत के शेष भाग का जो एरिया होगा 3:5 होगा। क्या होगा? 3:5 होगा। अगर आयत को पूछते हैं तो हम 3:8 करते हैं, क्योंकि आयत का हमने एरिया 8 यूनिट मान रखा है। क्या मान रखा है? 8 यूनिट मान रखा है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं फिलहाल। कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस जो है चतुर्भुज है, ठीक है। कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू आर एस चतुर्भुज है, कह रहा है जहां पी एस क्यू आर के समानांतर है, ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू जो है एस आर के समानांतर है। कह रहा है यदि त्रिभुज क्यू एम आर, एक मिनट रुक जाइए, क्यू एम आर नहीं होना चाहिए था, पी एम क्यू होना चाहिए था, पी एम क्यू, मैंने सही कर दिया है, ठीक है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज, कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी एम क्यू का परिमाप जो है 12 है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, हो गया। तो आइए निकालने की कोशिश करें। दोस्तों सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाना पसंद करूंगा, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले मैंने इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश की। मान लीजिए दोस्तों, ये वाला जो शीर्ष है ये पी है, और ये वाला शीर्ष हमारा क्यू है, और ये वाला शीर्ष हमारा आर है, और ये वाला जो शीर्ष हमारा वो एस, क्या है, एस। ये वाला जो शीर्ष हमारा है, ये वाला जो शीर्ष है हमारा एस। दोस्तों ये पीक्यू भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है, एक त्रिभुज बनाया गया है जो एस आर के भुजा पर स्थित बिंदु से बिंदु को टच कर रहा है। दोस्तों पीक्यू भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है जो जो एस आर भुजा पर स्थित बिंदु एम को स्पर्श कर रहा है, हो गया, शीर्ष इसका स्पर्श कर रहा है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यहाँ पर जो बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई थी वैसे मैंने आकृति बना दी। हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा हमसे कह रहा है कि ये जो दी गई आकृति है इसमें जो पीएस है, पीएस पीएस जो है ये वाली जो भुजा है, और ये जो हमारे क्यू आर है ये आपस में समानांतर है, और ये वाली जो है एस क्यू जो है इस पीक्यू जो है एस आर के समानांतर है, एस आर के समानांतर है, एस आर के समानांतर, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ये अगर ये वाली भुजा आपस में समानांतर है, ये वाली भुजा आपस में समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा कुछ और नहीं है, समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समानांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है। अगर ये समानांतर है तो साथ में ये बराबर भी होंगे आमने सामने, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। सबसे पहले आप मुझे ये जो हमारा एरिया दिया, ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया है इसका परिमाप तो 12 दिया गया है, परिमाप 12 दिया गया है। एक बात बताइए, ये वाला कोण 60 है, ये वाला कोण 60 है, ये भी कोण 60 होगा, कहोगे हाँ, ये आपको पता होगा, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा त्रिभुज बनाकर दिया गया है पी की भुजा को आधार मानते हुए, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो तीनों भुजाओं का परिमाप तो हमें परिमाप दिया है इसका 12, मतलब तीनों भुजाओं का योग हमें 12 दिया है। तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, मतलब तीनों बराबर भुजाओं का योग जो है 12 है, तो उनमें से प्रत्येक भुजा क्या होगी, तो 4 होगी। मतलब ये जो भुजा हमारी है, ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो 4 है। हाँ, समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 4, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, प्रॉब्लम है, यहाँ तक सारी आप मुझे बताइए इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 है तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा देखिए। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर क्या होगा, देखिए भुजा का स्क्वायर 4 होगा, तो देखिए किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है भुजा के स्क्वायर का √3/4 गुना के बराबर होता है। मतलब भुजा तो इसका क्षेत्रफल जो होगा ये होगा, हो गया। अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 4/√3, मतलब देखा तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको चित्र ये पता है, होना चाहिए या पता भी होगा कि जब किसी समानांतर चतुर्भुज में हम किसी भुजा को आधार मानकर एक त्रिभुज बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। अगर दोस्तों इस समानांतर चतुर्भुज में इस भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल जो होगा इस त्रिभुज के
दुगने के बराबर होगा, मतलब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 8 अंडर रूट 3 होगा। क्या होगा? 8 अंडर रूट 3 होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार हमसे पूछा क्या था कहोगे? हमसे यही तो एरिया पूछा था, जो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, इसका ही एरिया तो पूछा था। तो हम कह सकते हैं इसका एरिया जो होगा 8 अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। अब आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए तो हम यहाँ पर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को फिलहाल देखिए, इससे भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। इसका एरिया दोस्तों हमारा 40 ही होगा। क्या होगा? 40 ही होगा। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन को कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है यदि त्रिभुज पी ओ पी क्यू का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ओ क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझा सकूं, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझा सकूं। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे मैं आसानी से चीजों को समझा सकूं। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। दोस्तों जैसे दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला शीर्ष पी है और ये वाला शीर्ष क्यू है और ये वाला शीर्ष हमारा आर है और ये वाला शीर्ष हमारा एस। तो एस क्यू विकर्ण को यहाँ पर खींचा गया है इस समांतर चतुर्भुज में, खींचा गया है। तो मैंने यहाँ पर विकर्ण किया है। तो ये जो हमारा एस क्यू विकर्ण है, इस पर एक बिंदु हमारा है। तो इस बिंदु को हमारा पी शीर्ष से मिलाया गया है। तो देखा, पी शीर्ष से मिलाया गया है। इस बिंदु को हमारा पी शीर्ष से मिलाया गया है। पी शीर्ष से मिलाया गया है। इसी प्रकार तो ओ बिंदु को हमारा आर शीर्ष भी मिलाया गया है। आर शीर्ष भी मिलाया गया है। मैंने मिला दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मिलाने में, फिर मिला दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें हमसे क्या कह रहा है तो देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन भी हमसे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति, ये जो आकृति दी गई है पी क्यू आर एस, एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू ओ पी क्यू कह रहा है इसका एरिया जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 40 वर्ग सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि ओ क्यू आर बताइए, ओ क्यू आर इसका एरिया पूछ रहा है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया निकालने के लिए इस विकर्ण को, पहला विकर्ण तो हमारा खींचा गया था, दूसरे विकर्ण को भी मैंने यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, दूसरे विकर्ण को भी मैंने तो आपको चित्र ये पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर दूरी पर और मैंने आपको बताया था कि ये जो, अगर मैं इस वाले त्रिभुज में बात करता हूँ तो ये जो हमारा विकर्ण, ये जो हमारा है, ये मीडियन है। और मीडियन है तो ऐसी स्थिति में इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, मतलब इसका एरिया जितना होगा उतना ही एरिया वास्तव में इसका भी होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसका एरिया जो है इसके एरिया के बराबर है। इसका एरिया जो है इसके एरिया के बराबर है। इसका एरिया जो है इसके एरिया के बराबर है। बोलो हाँ क्यों? दोस्तों ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काट रहे होंगे। हाँ, तो इस प्रकार से देख रहे हैं तो इस भुजा का मध्य बिंदु तो ये भी है कहोगे। हाँ, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है कहोगे। हाँ, तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे। हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं। तो इस त्रिभुज में इस शीर्ष को इस भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया गया, तो ये भी तो मीडियन होगी कहोगे। हाँ, और मीडियन जो होते हैं पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब कहोगे, मतलब अगर इस त्रिभुज में ये वाली मीडियन खींची गई है तो ये पूरा एरिया जो है दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा। मतलब अगर इसका एरिया बी होगा, इसका भी एरिया हमारा बी हो गया होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है इसके बराबर है और ये वाला जो एरिया है इसके बराबर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका एरिया जो है इसके बराबर होगा। जैसा कि मैंने लिख भी दिया, अगर ना लिखा होता तब भी आपको समझना चाहिए था। अगर ये वाला एरिया इसके बराबर है, ये वाला एरिया इसके बराबर है, तो इसका एरिया जो है इसके बराबर है। लिख दिया हो तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात बताइए, इसका एरिया तो हमें इसका एरिया इसके बराबर है। तो इसका एरिया तो कुल मिलाकर 40 दिया है। इसका एरिया 40 दिया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ओ क्यू आर जो हमारा है, उसका भी एरिया एक तरह से देखा जाए तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कहोगे। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी कहोगे नहीं? हमें यहाँ पर भी कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा है दम, इस क्वेश्चन में कुछ दम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा दी गई आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक चतुर्भुज बनाकर दिया गया है और कह रहा है कि बताइए उसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा।
वैसे ही मैं आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश करूँ। जैसी आकृति बनाकर दिखाई, ठीक है? जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश, जैसी आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश, दोस्तों ये जो चतुर्भुज हमें दिया गया है, इसका ये वाला शीर्ष हमें दिया गया है ए, ये वाला शीर्ष हमें दिया गया है बी, और ये वाला शीर्ष हमें दिया गया है सी, और ये वाला शीर्ष हमें दिया गया है डी। ये वाला शीर्ष हमें दिया गया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है? ये वाली जो भुजा हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है, और ये वाली जो भुजा हमें दी गई है 6√3, 6√3। मेरा इसका एरिया, तो आइए निकालने की। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस भुजा को, ये जो भुजा हमारी बी ए थी, ये भी जो भुजा थी, तो ये जो हमारी बी ए भुजा है, उसे अगर मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है? तो इसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारी सी डी भुजा थी, उसे भी अगर ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है? तो अगर मैं बढ़ाता हूँ दोस्तों ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं जो है कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ये जो पूरा हमारा चतुर्भुज अभी तक दिख रहा था, ये हमारा एक चतुर्भुज जो हमारा दिख रहा था, ये जो हमारा पूरा चतुर्भुज दिख रहा था, ये हमारा क्या बन जाएगा? तो ये हमारा त्रिभुज के रूप का, ये त्रिभुज का आकार ले लेगा। हाँ कि नहीं? ये जो चतुर्भुज हमारा दिख रहा था, ये त्रिभुज का आकार ले लेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें। ये जो चतुर्भुज अभी तक दिख रहा था, ये हमारा त्रिभुज का आकार ले लेगा। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज का आकार ले लेगा। दोस्तों ये इस चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग जो है 270, तीनों कोणों का योग 270 है, तो इस कोण का योग हमारा 90 होगा। मतलब इस कोण का भी योग हम, इस ये वाला जो कोण, दोस्तों ये तीनों कोणों का योग जो है हमारा 270 है, तो ये वाला कोण हमारा 90 होगा, तो ये वाला कोण भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है। ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 150 है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि 30 साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। हम साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि हमारा लंब जो है, लंब हमारा 1 यूनिट है, तो हमारा आधार जो लंब कर्ण जो होगा 2 यूनिट होगा, और आधार हमारा क्या होगा? √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। बोलो हाँ क्या होगा? यही तो मतलब है, हाँ √3 होगा। हाँ, लेकिन हमारा आधार √3 नहीं है, 6√3 है। मतलब ये √3 बराबर 6√3, तो एक बराबर क्या आया? तो एक बराबर आया 6। तो ये वाली जो हमारा लंब था वो कितना था? तो वह 6 था, 1 था, और एक बराबर आया 6 के, मतलब ये जो लंब हमारा है ये वास्तव में 6 है। अब मुझे बताइए, ये वाला आधार हमारा 6√3 है, और ये वाला जो लंब है हमारा 6 है, तो इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, लंब और आधार के मल्टीप्लिकेशन के आने के बराबर होता है। तो लंब में तो देखा जाए तो हमारा 6 है, आधार 6√3 है, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है 36√3 है, और आधा कर दिया तो आया 18√3। मतलब ये जो त्रिभुज हमारा बना है, इसका एरिया जो है 18√3 है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा बना है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका एरिया हमारा 18√3 है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण 60 है, यहाँ पर बनने वाला कोण 60 है, और यहाँ पर बनने वाला कोण भी हमारा 60 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें क्या दी गई है? 10 दी गई है, 10 दी गई है। हम अगर इस समबाहु त्रिभुज का 10 भुजा 10 है, तो इस समबाहु त्रिभुज जो दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा? देखिए किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, भुजा के स्क्वायर के √3/4 होने के बराबर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका एरिया जो होगा 25√3 होगा। दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 25√3 है, उसमें से छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 18√3 है। तो जो चतुर्भुज दिख रहा है, जो चतुर्भुज हमारा दिख रहा है, उसका एरिया जो होगा 7√3 होगा, 7√3 होगा। बताइए कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी है? तो नहीं, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ये सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी वीडियो। ठीक है, अब आइए दोस्तों आज का हम आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका समाप्त हो चुका होगा।
ठीक है। और ये इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, कह रहा है जिसमें पी जो है 90 डिग्री है, कह रहा है एक वृत्त है जो चतुर्भुज के अंदर इस प्रकार बनाया गया है कि चतुर्भुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और आर एस और एस पी के क्रम से ए बी सी डी पर स्पर्श करती है। कह रहा है यदि पी क्यू 18 है, क्यू आर 12 है, एस आर 10 है, व डी एस 6 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों एक हमारा वृत्त है, दोस्तों एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, उस चतुर्भुज पी क्यू आर एस को उस चतुर्भुज पी क्यू आर एस के अंदर एक वृत्त है जो जो पी क्यू आर एस की भुजाओं को स्पर्श करता है। दोस्तों जो वृत्त है, दोस्तों जो वृत्त हमारा है, ये जो वृत्त है दोस्तों हमारा है, ये हमारा चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज दोस्तों, ये जो हमारा वृत्त है, ये चतुर्भुज की भुजाएं, जो हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है, उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है, उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है। उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है, उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है। मान लीजिए दोस्तों ये जो चतुर्भुज है, इसका ये वाला शीर्ष हमारा पी है, और ये वाला शीर्ष हमारा क्यू है, और ये वाला शीर्ष हमारा आर है, ये जो हमारा शीर्ष है। तो ये जो हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, इसके अंदर एक वृत्त स्थित है, और ये जो वृत्त है, इस चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं को स्पर्श करता है। और ये इस प्रकार ये दोस्तों ये जो वृत्त है, ये पी क्यू आर एस जो हमारा चतुर्भुज है, इसके भुजाओं को क्रमशः ए पर स्पर्श करता है, बी पर स्पर्श करता है, सी पर स्पर्श करता है, और डी पर स्पर्श करता है। कहाँ पर करता है, डी पर स्पर्श करता है। तो जैसा कहा गया था वैसा तो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कुछ जानकारी दी गई है, प्रश्न के अंदर भी कुछ जानकारी दी गई है, तो उसे भी पढ़ना जरूरी है। प्रश्न के अंदर भी कुछ जानकारी दी गई है और उसे भी पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। तो पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर एस से एक चतुर्भुज कह रहा है जिसमें पी बराबर 90 डिग्री कह रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 90। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है इस एक वृत्त है जो चतुर्भुज के अंदर बनाया गया है, तो इस प्रकार बनाया गया है कि चतुर्भुज की भुजाएं पी क्यू आर एस और इन सभी को स्पर्श करती हैं। कह रहा है कहाँ पर, ए बी सी डी पर स्पर्श करती है। कह रहा है पी क्यू जो है 18 है, कह रहा है कि ये जो हमारा आया है पी क्यू, ये हमारा 18 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो पी क्यू है ये हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारा पी क्यू है ये हमारा क्या है, 18 सेंटीमीटर। आगे हमसे कह रहा है कि जो हमारा क्यू आर है वो 12 है, ये जो क्यू आर ये दिख रहा है ये 12 है, क्यू आर जो दिख रहा है ये 12 सेंटीमीटर है। आगे हमसे कह रहा है कि जो एस आर है, ये जो एस आर है ये 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये जो डीएस है, ये जो डीएस है, ये जो डीएस है, इसकी लंबाई हमें कुल मिलाकर 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दी गई। मैंने यहाँ पे हमसे पूछ कह रहा है, तो हमसे कह रहा है रथ की त्रिज्या क्या है? रथ की त्रिज्या। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लीजिए वृत्त का केंद्र, मान लीजिए वृत्त का केंद्र। अब दोस्तों पूरी प्रक्रिया हम चालू करते हैं। मान लीजिए वृत्त का केंद्र यहाँ पर है। अब आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्या है, होगा देखिए ये हमारा एस सी, दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि एस शीर्ष से एक स्पर्श रेखा खींची गई है डी बिंदु पर और सी बिंदु पर। तो आपको जैसे कि बताया कि जब किसी एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जाती है तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। अगर इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक डी पर एक सी पर, तो ऐसी स्थिति में इसकी लंबाई बराबर होगी। तो हाँ, मतलब अगर इसकी लंबाई 6 है तो इसकी लंबाई 6 होगी। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी, 6 होगी। तो एक बात बताइए, इस पूरी भुजा की लंबाई क्या थी, कहोगे 10 थी, उसमें से यहाँ तक की लंबाई क्या 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी भैया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 होगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आर बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक बी पर एक सी पर, एक बी पर खींची गई है एक सी पर। और जब किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जाती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है। मतलब अगर इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। तो ये पूरी भुजा हमारी 12 थी, उसमें से यहाँ तक की लंबाई 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी 8 होगी, 8 होगी, 8। ठीक है,
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ तो आप देख रहे हैं कि क्यों शीर्ष से एक रेखा स्पर्शरेखा हमारा ए पर खींचा गया है, एक हमारा बी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचा गया है और आपको फिर ये पता है कि इनकी लंबाई बराबर होगी जो स्पर्शरेखा खींची गई है। मतलब अगर इसकी 8 है तो इसकी भी 8 होगी तो भी हाँ। एक बात बताइए ये पूरी लंबाई हमारी 18 थी उसमें से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी हमारी 10 से यहाँ तक की लंबाई होगी 10। ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो वृत्त के केंद्र से अगर मैं स्पर्श रेखा को मिलाता हूँ स्पर्श रेखा स्पर्श जहां पर स्पर्श बिंदु को मिलाता हूँ वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र को अगर स्पर्श बिंदु को मिलाता हूँ तो वहां पर जो बनने वाला कोण होगा वहां पर 90 डिग्री का होगा बनने वाला कोण होगा मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 90 यहाँ पर भी बनने वाला इसी प्रकार 90 डिग्री का कोण होगा 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ठीक है दोस्तों हमसे पूछा था त्रिज्या दोस्तों ये बात बताइए केंद्र से वृत्त के घेरे तक की दूरी क्या कहलाती है होगा त्रिज्या कहलाती है मतलब ये जो दूरी है ये कुछ और नहीं है त्रिज्या है ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है ये हम 90 डिग्री दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज में प्रत्येक शीर्ष पर बना कोण 90 डिग्री है तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वास्तव में प्रत्येक शीर्ष पर बना कोण क्या है 90 डिग्री है प्रत्येक शीर्ष पर बना कोण क्या है 90 डिग्री है तो एक तरह से देखा जाए एक तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारा बना कोण क्या है 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या है देखिए ये हमारा ये हमारा एक वर्ग है या आयत वास्तव में ये तो वर्ग है लेकिन मैं अगर आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये वर्ग है या आयत है तो ये तो बात आपको क्लियर हो गई है कि अगर प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये कुछ और नहीं या तो वर्ग होगा या आयत होगा लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि ये वर्ग है ये वर्ग भी हो सकता है या आयत भी हो सकता है कहोगे हम और आपको चित्र में बताया कि अगर ये आयत भी है ना तो आमने सामने की तो भुजा बराबर होगी अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी मतलब देखा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी अगर ये 10 है तो हम कह सकते हैं ये वृत्त की त्रिज्या जो होगी वास्तव में 10 सेंटीमीटर होगी यही चीज तो हमसे पूछा था कि बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर सारी चीजें क्लियर हो गई हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी ठीक है तो दोस्तों कल हम शुरुआत करेंगे एक नया चैप्टर अपना जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ नमस्कार।